गायत्री स्पिवैक या गायत्री चक्रवर्ती जो उनका असली नाम था। गायत्री चक्रवर्ती सबाल्टर्न स्कूल में एक महत्वपूर्ण नाम है। हालांकि वो खुद को किसी स्कूल में रखने या डिफाइन करने के पक्ष में हो या ना हो, पर वो सबाल्टर्न स्कूल में एक महत्वपूर्ण नाम है। और गायत्री चक्रवर्ती का फेमस आर्टिकल कैन द सबाल्टर्न स्पीक ने उनको लाइमलाइट में शूट किया। और जिस तरह से उन्होंने ऑफ ग्रामेटोलॉजी जकोस ड्रेडा की बुक का प्रीफेस लिखा, उससे भी प्रसिद्ध हुई और जीवन भर उन्होंने कई कार्य किए। मेरा बताने का सारांश ये है कि गायत्री स्पिवैक कहती हैं कि जिस तरह से जो मॉडर्न एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे उनके खिलाफ ग्रेजुअली फूको और भी अन्य स्कॉलर लकां और इस तरह के जो ड्वाड्रिल इस तरह के या डिल्यूज इस तरह के जो स्कॉलर्स जो पोस्ट मॉडर्न स्कॉलर उनका जो एक मेन सब्जेक्ट था कि एक आदमी सोच सकता है और दुनिया के सभी आदमी सेम ही तरीके से सोचते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी यूनिवर्सल थ्योरियाँ बनाएं जो कि आदमी से संबंधित हो। चाहे जॉन लॉक का मानव की बुद्धि संबंधी सिद्धांत हो, हॉब्स का सिद्धांत हो, रिने डेकार्ट का सिद्धांत हो, है ना। तो इन सब से मॉडर्निटी का जन्म हुआ जो कि रैशनल आदमी को एक रूप और रैशनल मानती है और उनको थियराइज करती है कि आदमी सब ऐसे ही बिहेव करते हैं। इसको मिशेल फुको ने ये दिखाया कि जिसको भी हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं बेसिकली वो हमारी सब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव नॉलेज होती है। दुनिया में एज सच ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता। तो बेसिकली जिसको आप जो सब्जेक्ट बना करके पेश किया जा रहा था कि इसको डिस्कस कीजिए मानव के नेचर को, उसको फुको ने डिल्यूज ने चैलेंज किया उसको। गायत्री ये कहती है उनके आने के बाद, और विशेषकर वो ड्रेडा से प्रभावित है, डिकंस्ट्रक्शन करती है कि आपने ठीक है उस अदर की बात की जो यूरोप में अदर था, इसको पागल डिक्लेयर किया जैसे फुको कहता है, या उसको एबनॉर्मल डिक्लेयर किया गया। उस अदर की बात की जो यूरोप के चिंतन में जो एक अपना ही यूरोपियन इसको बोलने का मौका ना मिला, अपना ही वेस्टर्न बंदा जिसकी बात को सुना ना गया। बहुत अच्छी बात है, पर क्या सच में वही एक सबाल्टर्न है? क्या जो आप एक क्रिटिक बिल्ड कर रहे हैं उनका मॉडर्निटी का, ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो वेस्टर्न थिंकिंग है, अपना जो वेस्टर्न अप्रोच है, उसी को लेकर के आप वेस्टर्न एंगल से सबाल्टर्निटी को या एक एक्सक्लूजन को देखते हो। मैं ये कहती हूँ कि जब आप ऐसा देखते हो, आप इसमें ज्योग्राफी, टाइम और स्पेस को भूल जाते हो कि जो सबाल्टर्न जो इंडिया में रह रहा है, जो चाइना में रह रहा है, जो अफ्रीका में रह रहा है, उसकी भी स्टडी आप नहीं कर पा रहे। आप अपने आप में एक नया सब्जेक्ट खड़ा कर देते हो जो कि दुनिया में जो मॉडर्न स्कॉलर ने जो ऑब्जेक्टिविटी पेश की थी एक नए मानव के स्वभाव के नाम पर, उसको आपने सब्जेक्टिव बता दिया कि मानव का स्वभाव सब्जेक्टिव होता है, कुछ भी रियलिटी नहीं। पर वो जो सब्जेक्टिविटी आप दर्शाना चाहते हो वो भी आपकी बेसिकली यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में या वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में है। उसमें जो एशियन या जिनको थर्ड वर्ल्ड कहा गया या जो उस पर्टिकुलर लाइमलाइट के एरिया से बाहर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं या इस तरह के हैं जिसको कहा गया, उनकी सबाल्टर्निटी का क्या? तो कैन सबाल्टर्न स्पीक? तो बेसिकली जिन लोगों ने मॉडर्निटी के खिलाफ कटगल उठाए, उसका मुकाबला किया और उसमें बताया किस तरह से मॉडर्न जो माइंड कंस्ट्रक्ट किया गया, कॉन्सेप्ट जो बनाए गए, वो एक्सक्लूड करते हैं अदर को। पर वो जो अदर आप प्रेजेंट कर रहे हैं फुको और उनकी टीम, वो भी बेसिकली यूरोपियन को ही माइंड में रख करके, वेस्टर्न अदर को ही माइंड में रखकर बनाए गए, ना कि थर्ड वर्ल्ड के जो अदर हैं उनको फोकस करके बनाए गए। ऐसा गायत्री स्पिवैक कहती है। और गायत्री स्पिवैक कहती है कैन सबाल्टर्न स्पीक, कि सबाल्टर्न इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि जो दुनिया को समझने की जो उस टाइम की एपिस्टीम होती है, जो नॉलेज सिस्टम होता है दुनिया को समझने का, उसमें उसके खिलाफ इनबिल्ड वायलेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे ये छोटा नागपुर के पठार में जब ये अंग्रेज़ आए और जो भारत के कुछ बिजनेसमैन हमारे आए, उन लोगों ने जब साहूकारों ने और इसने मिल करके पुलिस ने आदिवासियों की से ज़मीनें ली, उनको लोन दिया और वो लोन ना चुका पाए तो उनकी ज़मीनें कैप्चर कर ली गई, उनको उनकी घरों से निकाला जा रहा था।
तो आदिवासियों ने सिद्धू कानू और एक वो मुंडा वाला विद्रोह किया। तो ऐसे में वो उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाए कि किस तरह से जो वो आदिवासी लोग अपनी ज़मीन से प्रेम करते हैं और कागज़ के टुकड़ों से आप उनको जिसका उन्हें प्रॉपर ज्ञान भी नहीं उनकी ज़मीन से बर्खास्त नहीं कर सकते। तो जो उन्होंने जो ये हूल के कॉन्सेप्ट को अंग्रेज़ों का जो वो जो मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी जो भारत में वो लेके आए, लीगल सिस्टम या जिस तरह का सिस्टम जो लेकर आए, प्रॉपर्टी राइट्स, वो नहीं समझ पाया। और इसीलिए जब वो वायलेंस हुई, वायलेंस में तो मारकाट हुई, पर एपिस्टेमोलॉजिकली भी वो उनके एंगल को पहले समझ नहीं पाए। ये बात अलग है कि उसके बाद अंग्रेज़ों ने सब्सिक्वेंटली उसके बाद जब अपना एनालाइज़ किया, तो उन्होंने फिर ट्राइबल इलाकों से जो इस तरह के इलाके थे, जो भारत के अन्य इलाकों से जो लोग वहाँ जा रहे थे, उनको एक्सक्लूड किया और वहाँ पर वो लैंड ओनिंग के राइट्स को रिड्यूस किया ताकि लैंड ओनरशिप चेंज ना हो ट्राइबल इलाकों की। तो वो बोलती है बेसिकली एपिस्टेमिक वॉल्यूज होता है। आज जब हम नदियों पर डैम बना रहे हैं या बने हैं, उत्तराखंड में बड़ा डैम बना, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, तो जब ये डैम बनाए जा रहे हैं तो जो उसके आसपास आदिवासी रह रहे हैं वो एपिस्टेमोलॉजिकली अपनी बात को प्रेजेंट डोमिनेंट एपिस्टेमोलॉजी में नहीं रख सकते, क्योंकि प्रेजेंट डोमिनेंट एपिस्टेमोलॉजी जो उस टाइम की थी 70 की 80 की, वो बांध को विकास से जोड़कर देख रही थी और आदिवासी उसमें अनपढ़ अनभिज्ञ और बेवकूफ़ नज़र आ रहे थे कि तुम भागो यहाँ से, विकास को मत रोको। वो अब ये बोलते कि ये हमारी नदी हमारी माँ है, सदियों से हमें सस्टेन करती है ना, ये देवता है हमारी हमारी माँ है। तो ये चीज़ उनके हिसाब से ये ऑल बुलशिट है, ये एक अंधविश्वास है। तो ये इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल वायलेंस। ये बात अलग है कि अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि दुनिया में ये मूवमेंट चल रही है कि रिवर्स को फ्री करो, रिवर्स एक लिविंग एंटिटी है, डैमिंग से हम रिवर की ब्यूटी को ख़राब कर देते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को ख़राब कर रहे हैं। ये अब हमारी कंसेप्शन आ रही है कि क्रॉपिंग भी ऐसी हो जो कि लेस वाटर इंटेंसिव हो रीजन के हिसाब से। तो सबाल्टर्न की सेल्फ एक्सप्रेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो डोमिनेंट एपिस्टीम होती है, नॉलेज का सिस्टम होता है, उसमें उसके लिए जगह नहीं होती। इसी को वो एपिस्टेमिक वायलेंस कहती है गायत्री स्पिवक। और एक बात वो करती है स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म, कि ठीक है अगर हम सब नारियों के लिए लड़ रहे हैं तो हो सकता है मैं अपर क्लास नारियों के लिए लड़ रहा हूँ, कोई वर्किंग क्लास नारियों के लिए लड़ रही है, कोई ट्रांसजेंडर के लिए लड़ रहा है, पर कुछ मामलों में हमें एक होना पड़ेगा और मिल करके एक मत से स्टेट के सामने असर्ट करना पड़ेगा ताकि कलेक्टिव गेन्स हमारे होते रहें। इसको कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। जैसे मान लीजिए हम सब इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कोई प्लास्टिक के खिलाफ लड़ रहा है, कोई कचरे का डिस्पोजल के खिलाफ लड़ रहा है, कोई ये जो फ्लोरेंसिस से जो धुआं छूटता है ऊपर चिमनियों से उसके खिलाफ लड़ रहा है, कोई वाहन के इमिशन के खिलाफ लड़ रहा है। हम सबको कहीं ना कहीं कलेक्टिवली इसी मंच पे आना पड़ेगा कुछ इश्यूज़ पे, ताकि हम स्टेट से निगोशिएट कर सकें और अपने एजेंडे को, कलेक्टिव एजेंडे को फर्दर कर सकें, जो है एनवायरनमेंट की रक्षा करना। ऐसा गायत्री स्पिवक कहती है। थैंक यू।